बच्चों, जल के बारे में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष जो। बच्चों, इससे साबित होता है कि जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि हमारी पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जल से ही भरा है, लेकिन आने वाले समय में दुनिया का एक बड़ा संकट जल का संकट होगा। इस स्थिति से निपटने के लिए जल का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। आइए आज हम जल संकट से जूझते राजस्थान के गांव के लोगों के साहस व सूझबूझ की कथा पर आधारित एक रिपोर्टाज का वाचन करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे वहाँ के लोगों ने एक बंजर क्षेत्र को हरियाली से भर दिया। तो बच्चों, आज हम अपने पुस्तक नवीन पल्लव के अंतर्गत पाठ 17 एक संसद नदी की, जो कि एक रिपोर्टाज है, उसका वाचन करेंगे, अध्ययन करेंगे और इसमें बताए गए संदेश को समझेंगे। आइए पाठ का वाचन करते हैं। सूखी धरती में पानी लौट आया। सिर्फ पानी ही नहीं लौटा, उसके साथ लौट आई नंगे पहाड़ों पर हरियाली और जीवन में खुशहाली। बरसों से सूखी नदियाँ न सिर्फ सरस हो गईं, बल्कि मछलियाँ व अन्य छोटे छोटे जल जीवों की क्रीड़ा शुरू हो गई। सतत बरसात की सुखद उम्मीदों से अक्सर रीते कोरे आकाश तले सूख चुकी गर्म धरती में जगह जगह पानी का जमा होना, कुओं का फिर से चढ़ जाना और हरे भरे होते जा रहे खेतों में पानी फेंकती मशीनें देखकर सहसा यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये वही धरती है जो हर साल मौसम आते ही अकाल और सूखे की चपेट में आ जाती है। देखिए बच्चों, यहाँ लेखक ने इस पैराग्राफ में ये बताया है उस धरती का, राजस्थान के एक गांव की उस धरती का वर्णन किया है कि पानी आने से वहाँ की सूखी धरती पर किस तरह से खुशहाली छा गई। जहाँ पर कभी कुछ नहीं होता था, वहाँ अब हरियाली भी है, छोटे छोटे जल जीव भी हैं और वहाँ का पूरा जनजीवन खुशहाल हो गया है। आगे चलते हैं। राजस्थान की धरती पर हुई ये जल क्रांति 1-2 नहीं, करीब 15 सालों के कड़े संघर्ष और समाज की अथक मेहनत का नतीजा है। इस जल क्रांति को संभव बनाने में केंद्रीय भूमिका रही राजेंद्र सिंह की। बच्चों, जो ये जल क्रांति हुई वहाँ पर, उसके मुख्य प्रेरक रहे हैं, जिन्होंने प्रेरणा दी, इस काम में अपने सहयोग दिया, उनका नाम है राजेंद्र सिंह। इनके प्रयासों की सुखद और अनूठी मिसाल है वे 5 नदियाँ जो 2 दशक पहले सूख गई थीं पर अब सदा नीरा हो गई हैं। सदा नीरा अर्थात जिनमें हमेशा पानी रहता है। पहले ये 5 नदियाँ जो है कुछ समय बाद सूख जाती थी, उनमें पानी अक्सर नहीं रहता था, लेकिन अब इनमें बराबर जल भरा रहता है। पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण पेश करती नदियों ने कितने ही गांवों की तस्वीर बदलकर रख दी है। आखरी, रूपा रेल, सरसा, भगाड़ी और जहाज वाली नदी में फिर से बहता पानी इन गांवों के लोगों के जुझारू चरित्र का अद्भुत प्रमाण है। तो बच्चों देखिए, यहाँ 5 नदियों के नाम दिए गए हैं। आखरी, रूपा रेल, सरसा, बगाड़ी और जहाज वाली जो नदी है, ये छोटी नदियाँ थीं जिनमें पहले पानी ही नहीं होता था, अब उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी
उपलब्ध है। अलवर ज़िले में अपनी मेहनत से सूखी नदियों को फिर से पानीदार बनाने वाले गांव के मेहनतकश लोगों ने इन्हें अपनी संपत्ति मान लिया है। जो ये सूखी नदियां थी जिनमें अब जल भर गया है, इनको राजस्थान का जो ये ज़िला है जहाँ की रिपोर्ट है, अलवर ज़िले में हैं ये नदियाँ, तो वहाँ के लोगों ने इनको जो है बहुत ही सहेज के रख रखा है। आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ में। एक दिलचस्प बात यह है कि अखरी नदी को जिलाने वाले लोगों ने तो इसके संरक्षण के लिए अखरी संसद का गठन कर लिया है। अखरी संसद के कई अधिवेशन भी हो चुके हैं। इन बैठकों में लगभग 75 गांव के लोग हिस्सेदारी करते हैं। देखिए बच्चों, वहाँ के लोग इतने जागरूक हैं और अपनी जागरूकता कारण उन्होंने एक नदी के नाम पे ही संसद का रख दिया, अखरी संसद के नाम से। अखरी संसद में पानी के उपयोग के उचित कानून बनते हैं। इन पर सख्ती और बगैर किसी कोताही के अमल भी होता है। एक नियम के अनुसार यदि कोई बाहरी व्यक्ति मछली मारते पकड़ा गया तो उस पर 11 से 1100 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस नदी पर किसी सरकार का नहीं, अखरी संसद का कानून चलता है। इस समय अखरी संसद के 100 से ऊपर सदस्य हैं। देखिए इन पंक्तियों में बच्चों ये बताया गया है जो अखरी संसद वहाँ के लोगों ने स्थापित किया, उसके अपने कानून हैं कि उनमें कोई बाहरी व्यक्ति मछली आके जो है मार नहीं सकता है। अगर पकड़ा जाएगा तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। और वहाँ उस संसद के बाकायदे सदस्य हैं, मेंबर्स हैं। आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ में कि जब अखरी सहित अन्य नदियाँ सूख चुकी थीं तो इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। पर जब लोगों की लगन और मेहनत से इनमें पानी बहने लगा तो स्थानीय प्रशासन ने इन पर नज़रें टिका लीं। एक ठेकेदार को अखरी में मछली मारने का ठेका दे दिया गया, पर वो ठेकेदार अपने दल के साथ हमीरपुर गांव पहुंचा तो गांव वालों ने पूरी एकता से उसका विरोध किया। ठेकेदार को तब गांव वालों ने अपनी संसद के बारे में बताया और साथ ही गिना दिया नियम भी। ठेकेदार के पास चुपचाप चले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। देखिए बच्चों, जो ये सूखी नदियों में पानी भर गया तो जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने एक बार ये किया कि एक ठेकेदार को मछली मारने का ठेका देने की कोशिश की, जिसका गांव वालों ने विरोध किया। आगे चलते हैं। दुख और कमजोरी में समाज का साथ देने के विचार से राजेंद्र सिंह अक्टूबर 85 में राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में पहुंचे थे। वे समाज को शिक्षित करना चाहते थे। यहाँ आकर उनका शिक्षा के पूर्वाग्रहों का किला टूट गया है। ठीक है ना, जो उन्होंने पहले सोचा था कि यहाँ आकर के हम लोगों को शिक्षित करेंगे, समाज को शिक्षित करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन जब वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ की दशा देखी तो उन्होंने ये सारी शिक्षा देने का जो उनका जो आग्रह था वो जो है बदल गया, उनका उद्देश्य बदल गया। और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक बड़ी नेक सलाह दी, पढ़ाई से पहले पानी। सूखे से बरसों से जूझ रहे उन बूढ़े लोगों के ज्ञान और समाज की दशा को देखकर राजेंद्र सिंह को ये बात जच गई। उन्हें लगा इस समाज को वाकई पढ़ाई से पहले पानी की ज़रूरत है। अपने साथियों के साथ तब उन्होंने पानी बचाने और बढ़ाने का काम करने का मन बना लिया। तो देखिए बच्चों, राजेंद्र सिंह जी ने उन्होंने ये किया कि आए तो थे वो पढ़ाई के लिए, शिक्षा देने के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस गांव में पानी का बहुत बड़ा संकट है तो उन्होंने जो है अपने साथियों के साथ पानी की आवश्यकता पर काम करना शुरू कर दिया।
अब सवाल था कि आखिर ये सब होगा कैसे। इसके लिए राजेंद्र सिंह को किशोरी और गोपालपुरा गांव के उन्हीं पुराने और अनुभवी लोगों की मदद लेनी पड़ी। गांव के लोगों ने उन्हें पारंपरिक जल प्रबंधन की पुरानी विधियों की विस्तार से जानकारी दी। मशविरा सीधा सा था, छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, सूख चुके कुएं बावड़ियों को गहराकर उन्हें फिर से जीवित किया जाए। इसके साथ ही जोहड़ बनाए जाएं, नदियों को जिलाया जाए इत्यादि। सीधा गणित बरसाती पानी के प्रबंधन का था। देखिए बच्चों, आखिर में राजेंद्र सिंह जी ने वहाँ के गांव के लोगों से विचार विमर्श किया और छोटे छोटे बांध बनाने का काम शुरू किया। और इस जब बांध बन गए, पानी उनमें रोका गया, तो जो कुएं आसपास के थे उनमें भी पानी पुनः फिर से आ गया। और बरसाती पानी, बारिश का जो पानी था उसको कैसे रोका जाए, इस पर उन्होंने काम किया। प्रबंध इस तरह से कि बारिश का पानी बहकर बेकार न जाए, उस पानी को छोटे छोटे बांध और एनीकट बनाकर रोक लिया जाए। जब पानी रुकेगा तो वहीं धरती में समा जाएगा। इससे धरती के नीचे पानी सुरक्षित भी रहेगा और वो अंदर ही अंदर ढलान या नीचे की तरफ रिश्ता रहेगा। ठीक है ना बच्चों। जैसे छोटे बांध जब बना दिए गए तो पानी जब रुका तो वो धीरे धीरे करके जो बारिश का पानी है वो इधर उधर ना जा करके सीधा नीचे धरती में सोखता चला गया। उससे पानी का जो जल स्तर है धरती का वो वहाँ पे बढ़ने लगा। आगे, जब जमीन के अंदर पानी बना रहेगा और धीरे धीरे आगे या नीचे की ओर बढ़ेगा तो आसपास के कुओं का जल स्तर उठेगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती भी की जा सकेगी। बस यही था जल प्रबंधन का पूरा शास्त्र जो गांव वालों ने समझाया। तो देखिए गांव वालों ने किस तरीके से राजेंद्र सिंह जी को ये सारी बातें बताई और उनको उसी के अनुसार जो है उन्होंने काम करना वहाँ पर शुरू किया। बकौल राजेंद्र सिंह, आगे चलते हैं। बकौल राजेंद्र सिंह, तब हमें यकीन आने लगा कि यदि ऐसा हो सका तो ग्रामीण समाज की दशा, दिशा और हालात में ज़बरदस्त परिवर्तन आ सकता है। ग्रामीण जीवन के आधार कृषि और पशु ही तो हैं। दोनों होंगे और बचे रहेंगे तो लोगों का जीवन भी टूटने और बिखरने से बच जाएगा। गांव के लोगों ने यह भी समझाया कि जिस समाज में रहकर काम करना है, सीखना भी वहीं से होगा। ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ एक बात गांव के लोगों ने बहुत ही समझदारी वाली बताई कि हमें जिन लोगों के बीच में रहना है उन्हीं से सीखना भी है। उन्हीं की समस्या और उन्हीं के अनुसार हमको उसका हल निकालना है, ना कि कोई बाहर से कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमें वहीं के स्तर पर इस चीज़ को सीखना है। दूसरे, करना भी वही होगा जो समाज चाहता है। समाज जो चाहता है वही हमको करना है, उसके अलावा तो हम जा नहीं सकते। आगे, फैसला भी समाज का और मेहनत भी। आपको सिर्फ समाज का साथ देना है, उसे परंपराओं का स्मरण कराना है। कुल मिलाकर हालात से हारे लोगों की निराशा दूर करनी है ताकि वे इस काम को आत्मविश्वास से करें। इसके लिए पहले लोगों का मन बनाना होगा, उन्हें काम के तरीके और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में समझाना पड़ेगा। तो बच्चों, इस तरीके से गांव वालों की सलाह से जो है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बहरहाल काम की शुरुआत गोपालपुरा गांव के चबूतरे वाले जोहड़ से हुई। इसके लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया और उन्हें श्रमदान के लिए भी राजी किया। गांव के कुछ उत्साही लोग गैती फावड़े लेकर जुट गए। चूँकि गोपालपुरा में उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए सिली बावड़ी
के लोगों से मशक्क़त कराई गई। हाँ, देख रेख का जिम्मा गोपालपुरा के लोगों ने ही संभाला। इस तरह गोपालपुरा में चौतरे वाला जोहड़ और मेवालों वाला बांध बनकर तैयार हो गया। लोगों को अब बस बरसात का इंतज़ार था। लंबे इंतज़ार के बाद पानी गिरा और जोहड़ पानी से भर गया। मेहनत से बनाए जोहड़ में पानी देखकर गांव के लोग पुलकित थे। पानी से लबालब चौतरे वाले जोहड़ ने लोगों का विश्वास पक्का कर दिया कि अगर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए तो सुखद परिणाम जरूर निकलेंगे। इस तरह अभिक्रम शुरू हुआ, एक के बाद एक तालाब और जोहड़ बनाने का। तो बच्चों देखिए, गांव में जब एक गांव में क्रांति शुरू हुई तो आसपास के लोग भी सजग हुए और उन्होंने इस पूरे कार्य में अपना सहयोग देना शुरू किया और धीरे धीरे करके आसपास के पूरे इलाके में कई बांध बन गए और लोगों को उसको सुखद परिणाम भी मिलने लगा। इतना बड़ा काम हुआ तो उसकी चर्चा होनी ही थी। दूसरे गांव के लोग भी गोपालपुरा में पानी का प्रबंधन देखने आने लगे। उन्हें लगा कि जब इस गांव के लोग अपनी मेहनत के दम पर ऐसा चमत्कार कर सकते हैं तो वे क्यों नहीं। फिर तो गांव के गांव इस काम में जुट गए। राजेंद्र सिंह ने बाकायदा संस्था बनाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना शुरू किया। गांव का तरीका ये था कि जिस बांध, तालाब या जोहड़ बनाने में जो खर्च आएगा उसका 2/3 संस्था वहन करेगी और बाकी स्थानीय लोगों से जमा किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि जब लोगों का पैसा लगेगा तो उसका उस काम से स्वाभाविक रूप से जुड़ाव होगा। फिर भी श्रम भी तो स्थानीय लोगों को ही करना था। इस तरह लोग इस काम और संस्था से जुड़ते चले गए। देखिए, ये संस्था पूरी बनाई गई और उसमें काम शुरू हुआ। तालाब और बांध बनाने में जो खर्चा आता था उसका 2/3 हिस्सा जो है वो संस्था देती थी और बाकी जो है वो वहाँ के जो लोकल लोग थे, स्थानीय लोग थे, उनसे लिया जाता था। उससे ये होता है था उनको एहसास होता था कि ये जो बांध बना है या जो तालाब बना हमारे पैसे से बना है और उनका उससे लगाव बना रहता था। संस्था के लोगों ने अपने काम को फैलाने के लिए गांव-गांव पैदल यात्राएं शुरू कर दी। इन यात्राओं का लाभ ये हुआ कि लोग जल के साथ जंगल का महत्व भी समझने लगे। करीब 15 साल पहले शुरू हुआ। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए, इस पैराग्राफ में आगे बताया गया कि ये जो एक मुहिम थी जल संरक्षण की वो कैसे आगे बढ़ती चली गई। करीब 15 साल पहले शुरू हुआ छोटा सा प्रयास एक मुहिम बनकर अलवर सहित राजस्थान के दौसा, जयपुर, टोंक, उदयपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में भी फैल चुका है। इन जिलों के सैकड़ों गांवों में इन दिनों पानी बचाने व बढ़ाने का काम चल रहा है। राजस्थान के जिन इलाकों में पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का काम हुआ है वहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। देखिए बच्चों, जब ये मुहिम आगे बढ़ी तो आसपास के कई जिलों में जो है ये जो है कार्य फैल गया। अलवर के अलावा जयपुर, टोंक, उदयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये बहुत सारे उस जगह के आसपास के जो ज़िले थे वहाँ भी पानी को बचाने और बढ़ाने का काम चलने लगा। राजस्थान के जिन इलाकों में पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का काम हुआ है वहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। भूजल स्तर उठने से कुएं भी जी उठे हैं। डार्क जोन वाइट जोन में तब्दील हो गए हैं। हरियाली वापस आ गई है। धरती की उर्वरा शक्ति भी लौट आई है।
फसल चक्र भी बदल गया है। अरावली की नंगी पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। देखिए बच्चों, जब जल आ गया, जब पानी जहाँ आ गया वहाँ का पूरी संरचना ही बदल जाती है। जो बंजर ज़मीनें थीं उनमें हरियाली छा गई, धरती फिर से जो है उर्वरा शक्ति से भर गई। आगे, वतन छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में पलायन कर गए गांव के लोग वापस आने लगे हैं। अपने खेतों में भरपूर फसल पैदा कर रहे हैं। पलायन पर विराम लग चुका है। धूप और लू के गर्म लहरें झेलकर पानी के लिए रोज कोसों की यात्रा करने वाली महिलाओं के तो दिन ही फिर गए हैं। अब वे घर का काम निपटाकर घर परिवार के विषय में सोचने लगी हैं, और बच्चे जो पहले कुछ भी नहीं करते थे पाठशाला जाने लगे हैं। तो देखिए बच्चों, जब किसी क्षेत्र में हरियाली आ जाती है, खुशहाली आती है, तो वहाँ का जनजीवन भी उसी के अनुसार अपने को ढालने लगता है। अभी तक जो, क्योंकि बंजर क्षेत्र था, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता था, इसीलिए लोग वो क्षेत्र छोड़ करके दूसरी जगह पे चले जाते थे, पलायन कर जाते थे। लेकिन जब वहाँ पे हरियाली आ गई, वहाँ पे हर तरीके की सुविधाएं बढ़ने लगी, प्रकृति जो है अनुकूल हो गई, तो जो लोग बाहर जाते थे वो अब वापस आने लगे। और वहाँ की जो महिलाएं हैं जिनको कि पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, उनके लिए भी अब उनको इतना दूर नहीं जाना पड़ता था। आगे चलते हैं। बहरहाल जल संरक्षण का ये अद्भुत काम नीति निर्धारकों के लिए सबक है और शेष समाज के लिए सीख। आज जबकि हर जगह पानी की किल्लत है, ऐसे में इस तरह का काम निश्चय ही प्रेरक और अनुकरणीय है। देखिए बच्चों, ये जो जल संरक्षण का काम हुआ उस क्षेत्र में, वो उससे पूरे समाज को सीखना है कि कैसे अगर हम सब लोग प्रयास करें तो हम अपने काम में निश्चित रूप से सफल होंगे। राजेंद्र सिंह भी मानते हैं कि पानी बचाने का ये काम इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आज की हमारी परंपराएं प्रासंगिक हैं। उनमें समाज को समृद्ध करने के पर्याप्त बिंदु मौजूद हैं। जल संरक्षण के व्यापक काम की बदौलत राजेंद्र सिंह को मिले मैग्सेसे सम्मान ने भी हमारी परंपराओं की प्रासंगिकता को ही पुष्ट किया है। निसंदेह इन्हीं परंपराओं पर विश्वास कर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कई जगह जल संरक्षण का काम चल रहा है। तो बच्चों देखिए, जब कोई अच्छे काम की शुरुआत होती है तो उससे लोग कैसे प्रेरणा लेते हैं और वो कैसे एक अभियान के रूप में दूर दूर तक फैलता चला जाता है। आगे चलते हैं। राजस्थान में अगर परंपराओं को आधार बनाकर काम किया जा रहा है तो गुजरात में कुछ काम वैज्ञानिक तकनीक की मदद लेकर भी चल रहा है। वैज्ञानिक तकनीक की मदद उस जगह की पहचान करने में ली जाती है जहां पानी इकट्ठा किया जा सकता है। इस तकनीक का नाम है रिमोट सेंसिंग। देखिए, जो राजस्थान में काम हुआ वो ज़्यादातर पारंपरिक उपायों के द्वारा वहाँ जल संरक्षण किया गया, लेकिन गुजरात के क्षेत्र में कुछ विज्ञान तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। एक तकनीक है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग वो तरीका है, वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम धरती के अंदर की जो संरचना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और ये पता लगाते हैं कि वहाँ पर कहाँ पर पानी है, कैसा है, क्या चीज़ है, वो हम उससे जानकारी कर लेते हैं धरती के अंदर की चीज़ों के बारे में। तो आइए जानते हैं रिमोट सेंसिंग के बारे में। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से धरती के किसी हिस्से के चित्र लिए जाते हैं। उन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना भी स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक रचना जानकर ये अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि अमुक जगह पानी जमा करने के लिए ठीक रहेगी या नहीं, है ना। तो रिमोट सेंसिंग के द्वारा हमको ये पता चलता है
कि उस खास जगह की ज़मीन के अंदर की संरचना कैसी है, और उसी के अनुसार फिर हम अपने पानी जमा करने की व्यवस्था करते हैं। इससे ये भी पता चल जाता है कि ज़मीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। रिमोट सेंसिंग तकनीक पहाड़ी और पठारी इलाकों में ज़्यादा कारगर है। नेहरू विश्वविद्यालय में भी इसी तकनीक की मदद से 3 चेक डैम बनाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण की अहमियत समझते हुए ही विश्वविद्यालय ने इसके लिए एक पाठ्यक्रम की घोषणा की है। लेकिन विडंबना ये है कि जल संकट जिस तेज़ी से गहरा रहा है उस तेज़ी से काम नहीं हो पा रहा। इसलिए कुदरत की अमोल देन जल को बचाने बढ़ाने के लिए हर किसी को जागरूक होकर अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो बच्चों देखिए, इस तरह इस पाठ के माध्यम से हमने ये जाना कि जल ही वास्तव में जीवन है और इसके बिना मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए हम सभी को जल का संरक्षण करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए।